ट्वेल्थ में अकाउंट्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जहां पर आप समझोगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, किस बिजनेस को, किस रिलेशन को पार्टनरशिप कहा जाता है, उसके डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसे कहा जाता है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें आप इस पार्ट में समझोगे। और आपका दूसरा पार्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जहां पर आप सीखोगे कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करता है। ये समझ में आ गया। देखो, आप लोगों को 11th में भी फाइनल अकाउंट्स था, जहां पर आपने सीखा था कि एक प्रोप्राइटरी कंसर्न अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करता है। और आपको 12th में सीखना है कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करता है। और आप आगे चलकर सीखोगे कि एक कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करती है। यह भी समझ में आ गया। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले ये अच्छे से समझ लो कि इस पार्ट में से कोई भी सम आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये पार्ट आपको दूसरे चैप्टर्स को समझने में मदद करेगा। देखो, अच्छे से समझो, आपके 12th के अकाउंट्स में टोटल 10 चैप्टर्स है, जिसमें से 5 चैप्टर्स पार्टनरशिप पे बेस्ड है। तो अगर आप इस पार्ट को अच्छे से नहीं समझते हो तो आपको वो 5 चैप्टर्स को समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस पार्ट में जो थ्योरी है उसे अच्छे से समझना, और इस पार्ट में टोटल 4 ही सम्स है, तो इन 4 सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये भी समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स लिमिटेशंस सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। अब ये क्या लिखा है, इसे समझने से पहले ये समझो कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहा जाता है। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस को कहा जाता है जिस बिजनेस में एक ओनर होता है। ये समझ में आ गया। और यहां पर आपको उसी बिजनेस का लिमिटेशंस दिया है। लिमिटेशंस का मतलब होता है ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस। ये भी समझ में आ गया। अब अच्छे से समझो कि अगर किसी बिजनेस में एक ओनर है तो उस बिजनेस के क्या लिमिटेशंस हैं। देखो, अगर बिजनेस में एक ओनर है तो वो बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं ला पाएगा, तो बिजनेस का कैपिटल क्या होगा, लिमिटेड। अगर एक ओनर है तो वो बिजनेस की ज्यादा चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो बिजनेस की मैनेजरियल एबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। अगर एक ओनर है और अगर उस ओनर का डेथ हो जाता है तो बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो बिजनेस में स्टेबिलिटी भी नहीं है। अगर एक ओनर है तो बिजनेस की सारी एक्टिविटी को वो अकेला मैनेज करता होगा, तो वो किसी एक एक्टिविटी में स्पेशलाइज भी नहीं होगा, तो बिजनेस में स्पेशलाइजेशन भी एब्सेंस है। ये समझ में आ गया। अब अच्छे से समझो कि लॉ में प्रोप्राइटरी कंसर्न को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब कानून की नजर में प्रोप्राइटरी कंसर्न और उसका ओनर दोनों एक है, जिसके वजह से ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये समझ में आ गया। अब ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब ओनर का पर्सनल एसेट बिजनेस के साथ अटैच है। तो इन फ्यूचर अगर बिजनेस बैंकक्रप्ट हो जाता है तो ऐसे केस में सबसे पहले बिजनेस के एसेट्स को बेचकर बिजनेस की लायबिलिटीज को पे की जाएगी। अब जो बिजनेस की एक्सेस लायबिलिटीज बचेगी उसे ओनर के पर्सनल एसेट्स को बेचकर पे किया जाएगा। यह भी समझ में आ गया। आगे लिखा है टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न ए न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। यह भी समझ में आ गया कि प्रोप्राइटरी कंसर्न में जो ड्रॉबैक्स है उसी को ओवरकम करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है जिसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, जिसमें एक से ज्यादा ओनर होते हैं। यह भी समझ में आ गया। अब अच्छे से समझो कि अगर बिजनेस में एक से ज्यादा ओनर है तो वो बिजनेस में ज्यादा पैसा लाएंगे, तो बिजनेस का कैपिटल ज्यादा होगा।
एक से ज्यादा ओनर है तो वो बिजनेस की ज्यादा चीजों को मैनेज करेंगे, तो बिजनेस की मैनेजियल एबिलिटी इंक्रीज होगी। एक से ज्यादा ओनर है और अगर किसी एक ओनर का डेथ हो जाता है तो बाकी ओनर्स बिजनेस को रन करेंगे, तो बिजनेस में स्टेबिलिटी भी है। एक से ज्यादा ओनर है तो हर एक ओनर बिजनेस की एक एक एक्टिविटी को मैनेज करेंगे, तो वो उस एक्टिविटी में स्पेशलाइज भी होंगे, तो बिजनेस में स्पेशलाइजेशन भी है। ये समझ में आ गया। अब अच्छे से समझो कि लॉ में पार्टनरशिप फर्म को भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब कानून की नजर में पार्टनरशिप फर्म और उसके ओनर्स दोनों एक है। मतलब यहां पर ओनर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। ये भी समझ में आ गया। मतलब पार्टनरशिप फर्म ने प्रोप्राइटरी कंसर्न के ड्रॉबैक्स को ओवरकम तो किया है, लेकिन एक ड्रॉबैक जो प्रोप्राइटरी कंसर्न में था और पार्टनरशिप फर्म में भी है, वो है ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। ये भी समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है पार्टनरशिप इज ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। देखो, पार्टनरशिप उसी बिजनेस में किया जा सकता है जिस बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या पैसा कमाना है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना है, समाज सेवा करना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप नहीं किया जा सकता है। यह समझ में आ गया। So if two people join together for charitable purpose is not a partnership। तो अगर दो लोग मिलकर कोई चैरिटी का काम करते हैं, एनजीओ स्टार्ट करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ये भी समझ में आ गया। आगे लिखा है बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। मतलब आप पार्टनरशिप में जो बिजनेस करोगे वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मतलब अगर कोई बिजनेस अनलॉफुल, इलीगल है, तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ये भी समझ में आ गया। सो इफ टू पीपल joining together for unlawful activities such as robbery, gambling, etc. is also not a partnership। तो अगर दो लोग मिलकर रॉबरी या गैम्बलिंग करते हैं तो उसे भी पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। यह भी समझ में आ गया। आगे लिखा है द पर्सन्स हु फॉर्म एंड मैनेज पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म and the name under which their business is carried on is called firm name। मतलब पार्टनरशिप में जो ओनर्स है उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है, और जिस नाम से वो फर्म को रन कर रहे हैं उसी को फर्म नेम कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। आगे लिखा है इन इंडिया पार्टनरशिप इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब इंडिया में जितने भी पार्टनरशिप फर्म है उन्हें रेगुलेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। यह भी समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी। देखो, आप लोगों ने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि बिजनेस उसके ओनर से सेपरेट है। तो यहां पर भी वही लिखा है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म उसके पार्टनर से सेपरेट है, अलग है। ये समझ में आ गया। हाउएवर from a legal viewpoint it is not a separate legal entity from its partners। लेकिन कानून की नजर में पार्टनरशिप फर्म उसके पार्टनर से सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, क्योंकि लॉ में पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। यह समझ में आ गया। जिसके वजह से पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के वजह से पार्टनर्स का जो पर्सनल एसेट है वो बिजनेस के साथ अटैच है। यह भी समझ में आ गया। It means in case the firm is bankrupt, private assets of the partners are used to meet the deficit। तो अगर फर्म बैंकक्रप्ट हो जाता है तो ऐसे केस में सबसे पहले फर्म के एसेट्स को बेचकर फर्म की लायबिलिटीज को पे की जाएगी। अब फर्म की जो एक्सेस लायबिलिटीज बचेगी उसे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेचकर पे किया जाएगा।
ये भी समझ में आ गया। देखो इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो किसी फर्म के पास 10 लाख का एसेट है और उसके ऊपर 12 लाख की लाइबिलिटीज है। जब लाइबिलिटीज एसेट से एक्सेस हो जाती है तो उसी को इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर सबसे पहले फर्म के 10 लाख के एसेट्स को बेचकर फर्म के 10 लाख की लाइबिलिटीज को पे की जाएगी। अब जो एक्सेस 2 लाख की लाइबिलिटीज होगी उसे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेचकर पे किया जाएगा। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा।